हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आपने पिछले वीडियो तो देख ही लिए होंगे और उससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कौन सा चैप्टर चला होगा इस वीडियो के अंदर, जो डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल फॉर्मूला वाला जो हमारा पार्ट है वो चला हुआ है। तो कल पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको क्या बता दिया था कि किस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, कुछ क्वांटिटीज आती है जो डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी होती है भाई हमारी, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट हमारे पास क्या होती है भाई, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं भाई। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है डायमेंशनल कांस्टेंट। तो देखो डायमेंशनल कांस्टेंट हमारे पास क्या होती है भाई, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला उनका होता है। यानी कि सम क्वांटिटी आर कांस्टेंट बट they possess dimensions। तो वो उनके अंदर क्या होती है, डायमेंशंस होती हैं। जैसे अगर हम एज एन एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे हम एग्जांपल के लिए क्या दिखाते हैं भाई, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको हम सी से दिखा देते हैं। ये क्या होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है, इसकी डायमेंशंस होती है। हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम कैपिटल जी से दिखा देते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी इसकी वैल्यू क्या होती है, वही फिक्स होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हम के से दिखा देते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम किससे दिखा देते हैं, बी से दिखा देते हैं। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, डायमेंशंस होती है उनकी, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। सेकंड हमारे पास आते हैं भाई, सेकंड हमारे पास क्या आते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। तो देखो डायमेंशनल वेरिएबल हमारे पास क्या होंगे, डायमेंशनल वेरिएबल वो हो जाएंगे, यानी कुछ ऐसी क्वांटिटी होंगी जिनकी वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल, उनकी वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी भाई, ठीक है, लेकिन उनके पास भी क्या होंगे, हमारे उनकी कुछ डायमेंशंस होंगी। यानी द क्वांटिटी which value is variable। वेरिएबल का क्या मतलब होगा भाई, which is हम यूज कर लो, the quantity whose value is variable and they possess dimensions। उनकी वैल्यू भी क्या करती है, वेरी करती रहती है भाई, कम ज्यादा होती रहती है, और फिर भी उनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अगर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, तो जैसे हमारे पास क्या हो जाता है भाई, एरिया हो जाता है किसी भी क्वांटिटी का, वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी हो गई, वेलोसिटी हो जाती है, डेंसिटी, वेलोसिटी। तो ये जो चीजें होती है ना भाई, इनकी जो वैल्यू होती है वो टाइम टू टाइम क्या होगी, चेंज होती रहेगी, लेकिन इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है, रहेगा, ठीक है। दो क्वांटिटी होगी भाई हमारे पास, थर्ड और फोर्थ की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो थर्ड क्वांटिटी के अंदर आओ। थर्ड हमारे पास क्या हो जाती है भाई, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। थर्ड क्वांटिटी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास क्या होगी, जो वैल्यू होंगी उनकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। द क्वांटिटी
द क्वांटिटी whose value is constant, but they do not have any dimensions, तो उसके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होगी भाई। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो हमारे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन इनके पास इनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो क्या जाएंगी, डायमेंशनल लेस। यहां पर हमने क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था, अब हम क्या लेंगे, डायमेंशनल लेस वेरिएबल ले लेंगे। देखो पहले हमने डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल लिए थे, अब हमने क्या ले लिया, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट और डायमेंशनल लेस वेरिएबल। तो डायमेंशनल लेस वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है भाई। ठीक है, और उनके पास उनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, यानी द क्वांटिटी whose value is constant, जिनकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, एंड whose value is not constant भाई, क्योंकि हम वेरिएबल ले रहे हैं ना, whose value is not constant and they do not have any dimensions, उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। अगर आप एग्जांपल के लिए देखते हो तो एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या होता है भाई, जैसे एंगल होता है, ठीक है, एंगल, इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन एंगल का हमारे पास कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। एक स्ट्रेन होता है, ये सारी चीजें आपको आगे एक्सप्लेन होंगी डिटेल में। स्ट्रेन होता है, एक हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको जब डायमेंशन फॉर्मूले मैंने आपको बताए तब भी बताई थी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला 0 आया था, m0 l0 t0। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटी भाई जो हमारे पास क्या है, डायमेंशनल लेस वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी लेकिन उनके पास डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप की क्वांटिटी थी भाई। तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि हमने जो डायमेंशनल इक्वेशन की थी भाई, ठीक है, यानी कि डायमेंशनल इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, जब हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो वो डायमेंशनल इक्वेशन होती है। अब देखो डायमेंशनल इक्वेशन का जो यूज होता है वो कहां पर होता है, यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेस, तो देखो भाई फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसका यूज होता है कन्वर्जन ऑफ, हम किसको कन्वर्ट करेंगे भाई, वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट को, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम अनदर सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसी भी क्वांटिटी का, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, कि डायमेंशनल फॉर्मूले को हम क्या करें भाई, चेक करेंगे कि वो ठीक है या नहीं है। थर्ड हमारे पास क्या होता है भाई कि किसी भी क्वांटिटी का हम फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, कि फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का, किसका यूज करके, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके। तो देखो हम अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू
अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको अच्छे से डिटेल में समझना होगा भाई। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो क्या रहता है, सेम रहेगा। चाहे हम उसको एसआई सिस्टम में मेजर करें, चाहे हम उसको सीजीएस सिस्टम में मेजर करें, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम उसको मेजर करते हैं तो उसकी जो टोटल वैल्यू है वो क्या रहती है, लास्ट में फिक्स रहती है हमारे पास। तो देखो इसके लिए हम क्या दिखाते हैं भाई, एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो देखो क्या वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। कोई भी हमारे पास क्वांटिटी होती है उसकी कितनी वैल्यू है वो हम कैपिटल क्या उसे दिखा देते हैं। N1 और N2 हमारे पास क्या होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और U1 और U2 हमारे पास क्या होती है, U1 और U2 हमारे पास यूनिट हो जाती हैं। ठीक है, कि जो हमारे पास जो क्वांटिटी दी जाती है ना, जैसे एसआई सिस्टम के अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर, इसको हम बोल देते हैं कि यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, यूनिट। अब इसके अंदर देखो यहां से मैंने एक टोटल मैग्नीट्यूड दिखा दिया, N1 N2 दिखा दिया, U1 और U2 दिखा दिया भाई। अब इसको हम किस तरह से ड्राइव करेंगे, किस तरह से हमारे पास फार्मूला आएगा। तो देखो जो U1 होता है वो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, U2 हमारे पास क्या होता है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। अगर हम U1 की बात करते हैं तो देखो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ये हमारे पास तीन क्वांटिटी होती हैं जिन हम चीजों क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो हमने एसआई सिस्टम के अंदर बताया था, जो सिस्टम ऑफ यूनिट आपको करवाए गए थे उसमें। तो मास को हम कैपिटल एम से लिखते हैं भाई, लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से। अगर U1 मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, यानी कि U1 के अंदर अगर इसमें मेजर करूंगा तो m को लिखूंगा M1, लेंथ को लिखूंगा L1 और t को क्या लिखूंगा T1। ये मेरे पास क्या होगा भाई, फर्स्ट यूनिट ऑफ सिस्टम आ गया हमारे पास U1। अब इसी तरह क्या हुआ, सेकंड यूनिट, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट आ जाएगा, जिसको हम किससे दिखाएंगे, U2 से। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, M2, L2 और T2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन देखो जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसके अंदर हम क्या लिखते थे, कि पावर्स भी तो लिखते थे वही यूनिट की। अगर हम इसको पावर लिखेंगे तो ध्यान रखना है m की पावर a लिखना है, l की पावर b और t की पावर c। इसी तरह इसके अंदर a, b और c जो पावर होंगी आपकी वो सेम रहेगी, a, b और c दोनों सिस्टम के अंदर। सिर्फ जो m1 l1 t1 m2 l2 t2 ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, N1 हमारे पास दिया हुआ होता है, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, N2 की। यानी N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है भाई। N1 हमारे पास क्या होता है, गिवन होता है। ठीक है, और U1 और U2 भी हमारे पास गिवन होता है कि किस सिस्टम को हमें किस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां से अगर मैं ये वैल्यू इक्वल पुट करता हूं, यानी N1 तो मैंने एज इट इज रख दिया, U1 की वैल्यू रख दी M1 की पावर a, L1 की पावर b और T1 की पावर c इज इक्वल टू N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने लिख दिया M2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c। ये लिख दिया भाई हमने यहाँ पर। तो इसके अंदर देखो अगर मैं N2 को कैलकुलेट करूंगा, N2 इसको कैलकुलेट करना तो क्या हो जाएगा, N1 M1 की पावर a, L1 की पावर b और T1 की पावर c डिवाइड बाय में क्या कर दूंगा भाई, मैं डिवाइड में करूंगा M2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c। ये इसके डिवाइड में कर दूंगा। अब देखो जो M1 M2 है वो हमारे पास क्या है, अलग अलग क्वांटिटी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, N2 इज इक्वल टू, यहां से कर रहा हूं ऊपर डायरेक्ट, तो N2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, M1 को एज इट इज। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई कि M1 डिवाइड बाई M2, इसकी कंबाइन पावर A लिख दी, फिर L1 डिवाइड बाई L2 इन दोनों की कंबाइन पावर B लिख दी, और T1 डिवाइड बाई T2 इस तीनों की कंबाइन क्या लिख दी, पावर क्या लिख दी, C लिख दी भाई। तो देखो यहाँ पर M1 बाई M2 दोनों की पावर A थी, डिवाइड में थे, तो दोनों को डिवाइड करके कंबाइन पावर A लिख दी, L1 बाई L2 दोनों की पावर B लिख दी, और T1 बाई T2 दोनों की पावर क्या लिख दी, C लिख दी।
तो ये हमारे पास क्या आता है भाई, फॉर्मूला होता है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। एक इसका एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, बाकी अगर आप खुद कर सकते हो अच्छे से अंडरस्टैंड करके। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इसका इक्वेशन आता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो देखो भाई हमारे पास किसको कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डाइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूटन और जो डाइन है वो हमारे पास किसकी यूनिट है। और एक बात ध्यान रखना, जो फर्स्ट यूनिट जिस भी क्वांटिटी की होगी सेकंड यूनिट भी उसी क्वांटिटी की आएगी हमारे पास। ये नहीं है कि आप टाइम को मास के अंदर कन्वर्ट करो या फिर भाई लेंथ को आप टाइम के अंदर कन्वर्ट करो। तो जो भी क्वांटिटी होगी सेम क्वांटिटी के अंदर ही कन्वर्ट होगी। ये नहीं है कि हमने भाई फोर्स को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया या फिर वर्क डन को फोर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ही सिस्टम को उसी सिस्टम की यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जो न्यूटन और जो डाइन होती है ना भाई, ये यूनिट होती है फोर्स की, ठीक है। तो फोर्स की दोनों यूनिट होती हैं और जो न्यूटन होती है, न्यूटन वो हमारी होती है एसआई सिस्टम के अंदर भाई, ठीक है। और जो आपकी डाइन होती है वो आपकी क्या होती है, सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो दोनों सिस्टम के अंदर यूनिट होती है भाई, सीजीएस सिस्टम के अंदर डाइन यूनिट होती है फोर्स की और एसआई सिस्टम के अंदर क्या होती है, न्यूटन होती है। तो सबसे पहले देखो जिस भी क्वांटिटी की ये दोनों यूनिट हैं आपको उसका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, m1l1 t-2। ये आपका क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है भाई m1l1 t-2। तो देखो यहाँ पर जो m की पावर होती है वो हमने क्या दिखाई थी, जो हमारे पास फॉर्मूला आया था n2 कैलकुलेट करने का, क्या आया था, n1 इंटू में m1 डिवाइड बाई m2, इसकी पावर हमारे पास क्या आई थी भाई, a आई थी। और L1 डिवाइड बाई L2 इसकी पावर b आई थी और T1 डिवाइड बाई T2 इसकी पावर क्या आई थी, c आई थी। तो देखो m की जो पावर होगी वो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से a की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी 1। फिर b वैल्यू, b पावर किसकी आई थी, L की आई थी, तो b की वैल्यू होगी 1। और c पावर किसकी आई थी भाई, t की, तो t की c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से -2। तो यहां से जो डायमेंशन जिस भी क्वांटिटी की यूनिट होंगी उससे आप ए बी उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के आप वहां से ए बी और सी की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ए और बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो भाई न्यूटन किसके अंदर है, एसआई सिस्टम के अंदर, डाइन किसके अंदर है, सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर आप यूनिट लिखो। तो देखो न्यूटन के अंदर अगर हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं, जो न्यूटन है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डाइन के अंदर। तो एसआई सिस्टम को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस के अंदर। तो एसआई सिस्टम के अंदर हम मास यानी मास, लेंथ और टाइम, मास को हम किस में लेते हैं भाई, किलोग्राम में, लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में लेते हैं भाई, सेकंड में, ठीक है। इसी तरह सीजीएस सिस्टम में हम मास को क्या लेंगे और लेंथ को किस में लेंगे और हमारे पास जो टाइम होगा वो किस में रहेगा। तो देखो मास को हम किस में लेंगे, ग्राम के अंदर, लेंथ को हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, और टाइम को हम क्या लेंगे भाई, सेम रहता टाइम हमारा सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखो जो हमारे पास मास आएगा इसको मैंने क्या मान लिया, m1 मान लिया फर्स्ट सिस्टम के अंदर, लेंथ को मैंने मान लिया L1 फर्स्ट सिस्टम के अंदर, टाइम को मान लिया T1 फर्स्ट सिस्टम के अंदर। यहाँ पर जो मास आएगा जिस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है उसके अंदर मैंने मास को मान लिया m2, लेंथ को मान लिया L2 और टाइम को क्या मान लिया भाई, T2, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो सिस्टम आपका दिया हो, यानी जिस सिस्टम को कन्वर्ट करना है, यानी न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन के अंदर मास को लेंगे m1, लेंथ को लेंगे L1 और टाइम को लेंगे T1। और जिस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है, तो डाइन के अंदर मास को लेंगे m2, लेंथ को लेंगे L2 और टाइम को लेंगे T2।
ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है भाई। तो n2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है। तो n2 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखो n2 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी डाइन होगी, लेकिन n1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, n1 होता है कितनी क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितनी क्वांटिटी को कन्वर्ट करें भाई, 1 न्यूटन को। तो n1 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, 1। तो n2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n1 इंटू में m1 डिवाइड बाई m2 इसकी पावर a, l1 डिवाइड बाई l2 इसकी पावर b, और t1 डिवाइड बाई t2 इसकी पावर क्या होगी, c। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। तो n2, n1 की वैल्यू कितनी भाई, 1 हमने यहां पर पुट कर दी। अब देखो m1 किसके अंदर है, किलोग्राम में। तो इसकी यूनिट लिखते जाओ, m1 होगा हमारा किलोग्राम में, m2 सेकंड सिस्टम में मास कितना होगा, ग्राम में। तो यहां पर हमने लिख दिया ग्राम, इसकी पावर a की वैल्यू कितनी है, 1 लिख दिया हमने। l1 हमारा किसके अंदर है, मीटर में लिख दिया। l2 हमारा किसके अंदर है, सेंटीमीटर में, यहां पर हमने लिख दिया सेंटीमीटर। पावर b की वैल्यू कितनी है, 1। फिर टाइम t1 किस में है, सेकंड में, और t2 किस में है, वो भी सेकंड में भाई। तो इसकी पावर कितनी है, -2। c की वैल्यू -2 ये होगा। अब देखो सबसे पहले इस यूनिट को हम इक्वल कर देते हैं भाई। तो देखो 1, अगर हम यहां पर करते किलोग्राम, और किलोग्राम बड़ी यूनिट है, ग्राम क्या है, छोटी। अगर बड़ी को हम छोटी में किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो डिवाइड बाई करना पड़ेगा, तो ज्यादा कैलकुलेशन होगी। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम, ये कर दे, इसकी पावर क्या है, 1। फिर मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, इसकी पावर भी 1। और सेकंड, ये दोनों तो पहले ही एक सेम यूनिट के अंदर है, तो इसकी पावर -2। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या होगा भाई, कि ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड। तो हमारे पास n2 की क्या वैल्यू बची भाई, ये 1 इंटू में ये ऊपर बच गया भाई 1000, इसकी पावर क्या होगी, 1। नीचे ग्राम कैंसिल होगा हमारा, यहाँ पर क्या बचा 100, इसकी पावर भी 1, और यहाँ पर क्या बचा भाई 1, और 1 की पावर -2। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट आगे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ भाई, यहाँ से आप ध्यान रख लेना। तो ये क्रम होगी। अब देखो यहाँ से अगर हम n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दे, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 है, 1 एज इट इज लिख दिया हमने। अब 1000 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई, अब देखो 1000 की पावर 1, यानी 1 बार करेंगे तो क्या रहेगा, 1000 रहेगा। 100 की पावर 1 तो क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। ठीक है, अब 1 की पावर -2, अब 1 की पावर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो वो क्या रहता है, 1 ही रहता है भाई। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 और ये 1, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये 1000, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, और ये 10 100 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 3 प्लस 10 इंटू में 10 की पावर 2, तो 10 की पावर टोटल कितनी होगी, 5। तो यही हमारा क्या गया, रिजल्ट आएगा भाई। तो n2 की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 5। तो अब ये इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या है, वही बाद में देखो n2 किस में हमने कन्वर्ट किया है, डाइन के अंदर। तो n2 10 की पावर 5 डाइन, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो 1 न्यूटन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, इस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे भी आपको ये वीडियो लगे आप बता सकते हो। बाकी के जो दो नेक्स्ट पार्ट है हमारे कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन फार्मूला और डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को समझे और अच्छे से अपने जो एग्जाम्पल होते हैं उसको करें। और अगर जैसा भी आपको लगता है या कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो तब तक आप इस वीडियो के साथ रहें, और बाद में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो बाकी के जो दो बचे हुए पार्ट हैं उनको हम ड्राइव करेंगे।